गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। बच्चों, आज हम लोग संसाधन एवं विकास का एमसीक्यू दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग टोटल 3 से पार्ट करेंगे, जिसमें ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कल अपलोड किया गया था, तो आज दूसरा पार्ट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात बता दूं कि ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, झारखंड का सिलेबस के अनुसार जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी के लिए है। ठीक है, तो इससे वो होगा। ठीक है, आप इसमें सब्जेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पर्सनली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और धीरे धीरे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। फ़िलहाल तो ऑब्जेक्टिव का है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पठार है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 30%, ऑप्शन नंबर बी है 28%, ऑप्शन नंबर सी है 34%, ऑप्शन नंबर डी है 35%। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपका 27% जो है वो क्या हो जाएगा? पठार होगा। ठीक है, पठार कितना प्रतिशत है? 27% है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यदि पठार 27% है तो बताइए मैदान कितना प्रतिशत होगा? तो मैदान 43% होगा। कितना होगा? 43%। ठीक है, पठार 27%, मैदान 43%। अब पर्वत जो बचा वो आपका 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वन होगा, खनिज होगा, भूमि होगा। कौन होगा? या सभी होगा? इनमें से कौन हो सकता है? तो देखिए, वन किस पे टिका हुआ है? भूमि के ऊपर। खनिज किसके ऊपर टिका हुआ है? तो भूमि के ऊपर। क्यों? क्योंकि खनिज कहाँ से मिलता है? भूमि से। वन कहाँ है? भूमि पर है। ठीक है, यदि भूमि नहीं होगा तो खनिज भी नहीं मिलेगा, वन भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत मैदान है? अभी ही बताए थे, भारत में कितना प्रतिशत मैदान है? 43%। कितना प्रतिशत? 43%। 27% पठार है, 43% मैदान है और आपका पर्वत जो है वो 30% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती है? किस भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए बंजर भूमि, बी कृषि भूमि, सी परती भूमि, डी सभी। तो देखिए, कृषि भूमि से तो आप समझ ही रहे होंगे कि जिस पर कृषि होगा, है ना, उसी को कृषि भूमि कहेंगे। कृषि मतलब खेती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही गलत हो गया, इसको पहले ही हटा देंगे हम लोग, है ना। अब बचा कौन सा? ए और सी। ठीक है, जब बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, है ना। तो परती भूमि किसको कहते हैं? परती भूमि उसको कहते हैं जो कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, है ना। भूमि पर खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो उसको हम लोग परती भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा कौन? ये भी नहीं होगा, है ना। तो बचा कौन? ए, तो ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग हो रहा है या भूमि के उपयोग होने का आंकड़ा उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन है 93%, 33%, 28% और 7%। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 93%। ठीक है, 93% उपलब्ध है और 7% का उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 33%, ऑप्शन नंबर बी है 43%, ऑप्शन नंबर सी है 54%, ऑप्शन नंबर डी है 93%। तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि 93% जो है वो क्या है, भू उपयोग के आंकड़ा है। ठीक है, उपलब्ध है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है, इसको पहले ही हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। बी को देखिए, बी क्या है, 43%। अभी बात किए थे 43% क्या है बताइए। तो 43% मैदान है, तो इसका जो है मैदान वाला यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा सी और ए। ठीक है, तो आपको इसमें अनुमान लगाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से अनुमान लगा के भी आप आंसर को सही करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 54%। ठीक है, 33% का कोई महत्व नहीं है आपका इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत भूमि पर खेती होता है। पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत भूमि पर खेती होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास जवाब है तो आप वीडियो को रोककर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए है 60%, बी है 70%, सी है 80% और डी क्या है 100%। तो 100% तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा भूमि पर खेती होगा तो लोग रहेंगे कहाँ, है ना। रहने के लिए कुछ परसेंट तो घर वगैरह चाहिए कि नहीं, है ना। नहीं तो रहेंगे कहाँ, खेत में खेती करेंगे तो रहेंगे कहाँ। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए पहले। उसके बाद आप ई 3 गो ऑप्शन में देखिए। ठीक है, और कुछ दिमाग लगाइए आप। तो दिमाग क्या लग सकता है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा खेती होता है ना। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए सी नहीं होगा, इसका सही जवाब सी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अनुमान लगा के मार सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें किस क्षेत्र में 10% से भी कम भूमि पर खेती होती है। मतलब जो निम्नलिखित जो दिया गया है इनमें किस में 10% से भी कम भूमि पर खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप है सभी। तो आप बताइए, आप पढ़े होंगे तो आपको जवाब पता होगा। ठीक है, तो 9वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वन नीति कब लागू हुआ था। भारत में वन नीति कब लागू हुआ था। ठीक है, तो देखिए आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ऑप्शन ए का महत्व आप जानते होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये क्या है, 1992 में क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन ए कट हो गया पहले नंबर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा, 1952। ठीक है, 1952 में वन नीति लागू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भूभाग वांछित है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति यानी भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में कितना कुल क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, है ना। तो कितना क्षेत्र पर वन होना चाहिए, तो 13, 23, 33, 43 कितना प्रतिशत पर होना चाहिए, 13, 23, 33, 43। तो देखिए 43 फिर से आ गया मैदान वाला, है ना। ये मैदान का प्रतिशत है इतना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो ऑप्शन में जो कुछ मिलता है, जो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है, ना कि ऑप्शन को हम कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा ऑप्शन से ही हम अंधुआरी करके टिक आउट करने को सिखा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको बता के और उसको हम कट करके फिर आपका आंसर जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बंजर भूमि का उदाहरण है। बंजर भूमि का उदाहरण कौन है इनमें से, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, पहाड़ी चट्टानें, मरुस्थलीय भूमि, ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, है ना। और चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए इसका बंजर भूमि मतलब जिस पर खेती नहीं होता है। तो पहाड़ी चट्टान पर भी खेती नहीं होगा, मरुस्थलीय में भी खेती नहीं होगा, यानी ए एंड बी दोनों इसका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर कृषि का उदाहरण है। तो गैर कृषि फिर से आ गया, गैर कृषि मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो रेल लाइन, सड़क, बस्ती, सभी। तो देखिए रेल लाइन से कृषि से कोई लेना देना है नहीं है, सड़क का कोई लेना देना नहीं, बस्ती का नहीं, बस्ती पर कृषि करेंगे नहीं करेंगे। अगर बस्ती में ही खेती करने लगेंगे तो रहेंगे कहाँ, सड़क पे ही खेती करने लगेंगे तो गाड़ी कहाँ चलेगी, रेल लाइन पर खेती होगा ही नहीं, है ना। तो इनमें से गैर कृषि का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य भोजन, मकान और कपड़े की मूल आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करता है, कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करता है। तो एक बार फिर से देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, 93%। और 93% अभी हम लोग क्या देखे थे कि भारत के कुल भूमि का आंकड़ा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा 95%। कितना हो जाएगा, 95%, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितना हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मतलब निम्नीकृत कहने का मतलब है कितना भूमि बेकार है, बर्बाद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है इसका देखते हैं। 13 लाख, 13 करोड़, 32.8 लाख और डी में है 32.8 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप सी नंबर को देखिए, सी ये क्या है, 32.8 लाख क्या है। अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे, और नहीं याद होगा तो सुन लीजिए। 32.8 लाख जो है ये क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितना प्रतिशत भूमि निम्नीकृत वन के अंतर्गत है। कितना प्रतिशत भूमि निम्नीकृत वन के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है, वन के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है। कौन सा नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 30%। बताइए 30% अभी आप लोग क्या देखें, 30% का क्या मतलब है, बता सकते हैं।
आपको कुछ समय का टाइम दे रहे हैं। वैसे तो टाइम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो का टाइमिंग लंबा हो जाएगा, आप वीडियो रोक कर ही जवाब देंगे, ठीक है। तो अब आपको हम जवाब दे देते हैं 30% आपका जो है वो क्या है, पर्वत है ना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% क्या है, पर्वत है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र जल से अपर्दित है, कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो जल से अपर्दित है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो 33% है, 43% है और 50% है और 56% है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 56%। कितना प्रतिशत, 56%। अब इसमें देखिए 43% का भी बात आ रहा है, तो 43% क्या है, मैदान है, क्या है, मैदान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है, ठीक है। वनोन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन, ठीक है। किस क्षेत्र में वन का उन्मूलन से भूमि निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि खराब हो रहा है, ठीक है। निम्नीकरण का मतलब समझिए खराब हो रहा है, उसका उत्पादन क्षमता घट रहा है। खराब होने का मतलब कट छट के यहाँ से बह के वहाँ चल जाना, है ना, अपर्दन होना, यही सब, ठीक है, निम्नीकरण। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अति पशुचारण मतलब कि बहुत अधिक पशुओं को चराने से भूमि निम्नीकृत हो रहा है, ठीक है, निम्नीकरण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। 20 का देखते, पंजाब और हरियाणा किस तरह का भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि पंजाब और हरियाणा में किस तरह का भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है, कैसे, है ना, किस वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है खनिज, बी में है अधिक सिंचाई, सी में है पशुचारण, डी में है वनोन्मूलन, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे और याद करेंगे कि पंजाब और हरियाणा में खेती बहुत होता है, ठीक है। तो खेती के लिए पानी की आवश्यकता होता है, तो पानी कैसे, सिंचाई के माध्यम से, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बन जाती है, मतलब किस वजह से मृदा में लवण और क्षार का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, या लवण और क्षार बनने लगता है मृदा में, ठीक है। तो ऑप्शन है उद्योग, खनन, जलाक्रांतता, सभी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, जलाक्रांतता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के तरीके हैं, मतलब कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, कटाव छटाव जो हो जा रहा है ना, यानी कि खराब जो हो रहा है, ठीक है। तो खराब होने की जो समस्या है उसको सुलझाने का क्या क्या तरीका है, ठीक है। तो देखिए, वन रोपण यानी कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना, रक्षक मेखला मतलब एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में पेड़ को लगाकर और वायु से जो मृदा अपर्दन होता है उसको बचाया जाता है, ठीक है। यानी कि वन से भी मृदा, वन रोपण से भी मृदा बचेगा, रक्षक मेखला से भी बचेगा, और चारागाहों का उचित प्रबंधन, यानी कि अगर चारागाह से भी, पशुचारण से भी मृदा का अपर्दन होता है, तो अगर चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए तो मृदा का अपर्दन या मृदा निम्नीकरण की समस्या सुलझ सकता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, वन मृदा, कोई नहीं। तो काली मृदा नहीं होगा क्योंकि ये गुजरात साइड में पाया जाता है ना। जलोढ़ मृदा भी नहीं होगा क्योंकि पर्वतीय में तो पहाड़ी और पर्वतीय में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नदियों के द्वारा जो मृदा, मतलब जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी के द्वारा होता है ना। तो वन मृदा या इनमें से कोई नहीं, तो वन मृदा होगा। कौन सा मृदा हो जाएगा? वन मृदा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी घाटियों में वन मृदा होती है, मतलब नदी घाटी में जो वन मृदा होती है वो किस प्रकार की होती है? दोमट, सिल्टदार, पथरीली, ए एंड बी दोनों। तो देखिए नदी घाटियों में वन मृदा जो होती है वो होती है दोमट और सिल्टदार। ठीक है, इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय के किस क्षेत्र में वन मृदा का अधिक अपर्दन होता है? तो हिमालय के किस क्षेत्र में वन मृदा का अधिक अपर्दन होता है? नेपाल, सिक्किम, हिमाच्छादित या इनमें से सभी? तो नहीं नेपाल में होता है, नहीं सिक्किम में, तो इनमें से सभी भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? हिमाच्छादित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीढ़ीदार कृषि को और किस नाम से जानेंगे? प्रतिभूमि, शुद्ध निवल क्षेत्र, सोपान या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिभूमि, सोपान, है ना, और शुद्ध निवल क्षेत्र या कोई नहीं, ये चार ऑप्शन में क्या सही होंगे? ध्यान देंगे। प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है? वह भूमि जो एक साल से उस पर किसी प्रकार का कोई खेती नहीं हुआ हो, या फिर एक साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साल के अंदर उस पर कोई खेती नहीं हुआ हो। शुद्ध निवल क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है कि वर्ष में एक बार खेती होना हो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में वर्ष में एक बार खेती हो तो उसे शुद्ध निवल क्षेत्र कहते हैं। अब रहा इनमें से कोई नहीं और सोपान। तो आपको पता होगा कि सीढ़ीदार कृषि को सोपान के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सोपान, है ना, ऑप्शन नंबर सी। सोपान कृषि कहाँ होता है? अब सीढ़ीदार कृषि कहाँ होगा? ऊंचा जमीन पे होगा ना। सीढ़ी कहाँ बनता है? कहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज करते हैं हम लोग? ऊंचे स्थल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे कि सोपानी कृषि जहाँ भी होगा तो वो कैसा? ढलान स्थान पर होगा। ठीक है, जहाँ पे ऊंचा स्थान हो। तो झारखंड में होगा? नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में होगा? नहीं होगा। पंजाब में होगा? नहीं होगा। ठीक है, झारखंड में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पठार है। ठीक है, ऊपर में क्या है? ये समतल है। ठीक है, ऊंचा तो जरूर है लेकिन ऊपर में ये समतल है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे इसका खेती आराम से हो जाता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब मैदान है, तो यहाँ पे तो मैदान है, तो यहाँ पे सीढ़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है खेती करने के लिए। अब रहा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव और बहाव, है ना, मिट्टी जल के द्वारा कट के और फिर बहने लगती है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वनोन्मूलन, खनन, भूस्खलन, मृदा अपर्दन। तो देखिए ऑप्शन का मतलब समझिए। वनोन्मूलन का मतलब वन का उन्मूलन होना, यानी कि वन को नष्ट करना। खनन का मतलब होना कि जमीन को खोद कर खनिज निकालना। ठीक है, तो कटाव नहीं, तो कटाव और बहाव ये दोनों से कोई मतलब नहीं है। भूस्खलन का मतलब होता है कि पहाड़ उहाड़ ढह जाना, है ना। तो अब ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मृदा अपर्दन, है ना।
तो मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से मानवीय क्रियाएं कौन सा है? खनन, अभी ही बताए खनन, तो खोद कर, जमीन को खोद कर खनिज निकालना, तो ये काम कौन करता है? मानव ही करता है। पशुचारण, पशुओं को कौन चराता है? मानव ही चराता है। वनोन्मूलन, अब वन का उन्मूलन कौन करता है? जंगल जाकर लकड़ी कौन काटता है? मानव ही काटता है ना? तो सब मानवीय क्रियाएं हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, इसे क्या कहते हैं? उत्खात भूमि, अवनालिका, पवन अपरदन, चादर अपरदन। ये क्या होगा? तो उत्खात भूमि किसे कहेंगे? उत्खात भूमि उसे कहते हैं जिस पर मतलब जो भूमि जोतने के लायक नहीं हो, है ना, जोतने के योग्य नहीं हो, उसे उत्खात भूमि कहेंगे। पवन अपरदन किसे कहेंगे? तो जो हवा के द्वारा मिट्टी अपरदित होता है उसे हम लोग पवन अपरदन कहेंगे। चादर अपरदन किसे कहेंगे? तो चादर अपरदन उसे कहेंगे जो जल के द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाना, ठीक है, उसे चादर अपरदन कहेंगे। अब यहाँ पे गहरी वाहिकाएं बनाना क्या कहलाएगा? तो नहीं उत्खात भूमि कहलाएगा, नहीं पवन अपरदन, नहीं चादर अपरदन। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अवनालिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, अभी ही बताए थे, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि। प्रतिभूमि अभी ही बताए थे, जो जिस पर 1 साल से खेती नहीं हुआ हो उसको प्रतिभूमि कहेंगे। बंजर भूमि वैसा भूमि जिस पर खेती हो ही नहीं, है ना। और ऑप्शन नंबर बी, उत्खात भूमि, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्खात भूमि, ऑप्शन नंबर बी। अगला, चंबल बेसिन किस प्रकार की भूमि है? चंबल बेसिन किस प्रकार की भूमि है? ठीक है, तो ये उत्खात भूमि नहीं है ना, तो सी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए और डी में है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? खड्ड भूमि। कौन सा भूमि? खड्ड भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा मैदान अथवा बालू क्षेत्र से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा बालू क्षेत्र से, किसके द्वारा? पवन द्वारा मृदा का जो अपरदन होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? पवन अपरदन कहेंगे। ठीक है, जल द्वारा अपरदित मृदा को क्या कहेंगे? तो चादर अपरदन कहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का पीएच मान होता है, तो लेटेराइट मृदा का पीएच मान कितना होता है ये आपके लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग इसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।